बच्चों, ये 10th क्लास का मैथ है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, और आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। ठीक है, चलो इन सभी एक्सरसाइज को ध्यान से समझियो, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी है। ठीक है ना, और स्पेशल हमारे कॉलेज के बच्चों को ध्यान से समझियो। आपकी भाई कोशिश करते रहियो कि भाई समझ। मैंने कुछ बच्चे भी कह रहे थे कि शायद ऑनलाइन समझ में नहीं आता, 10th क्लास में काफ़ी कम उम्र हुआ है, ये मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैं गारंटी दे रहा, अगर ध्यान से समझोगे, वीडियो को एक बार नहीं समझो दोबारा देखियो, लेकिन 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, पर डायरेक्ट आपको थ्योरी वोरी में नहीं ले आता, डायरेक्ट समझा रहा। ध्यान से समझ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा। पहला जो प्रश्न नंबर 1 है वो मैथ में भी इसी तरीके से है, मैं पूरा लिख के बता रहा। ठीक है ना, चाहे छोटी वीडियो बनी हो, एक एक्सरसाइज 2 दिन में हुई, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा इसमें निम्नलिखित क्वेश्चन में, और मैथ मेरे हिसाब से सभी के पास होगा, मैं एक क्वेश्चन लिखूँ फिर नहीं लिखने का। निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर क्या जैसे एल्गोरिथम, ऐसे वो अलग हो गए, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये चीज़ है भाई। अब देखो ये है सही मायनों में क्या चीज़ वो बता दो। सबसे पहले जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना, सपोज करो कि तुम्हारे पास में कोई अलग से पेज लेके समझा रहा अच्छी तरीके से, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस पेज पे समझाने की कोशिश करूँगा। देखो सपोज करो आपको 5 से डिवाइड करने को कहा किसी चीज़ को, और आपको बोल दिया कि आप 21 को डिवाइड करो। ठीक है नहीं, सबको बता के 5 चौके 20 बचा 1। ठीक है ना, अब ये जो है ये तो ए का काम करेगा। ठीक है, ये 5 जो है ये किसका काम करेगा, बी का, और सपोज करो ये क्यू का, या फिर कह लो ये क्यू 20 तरीके से बोल सको, प्लस यू करेगा आर का काम। वो तो कुछ भी मान सको आप इन दोनों को तो, लेकिन ये शेष रहेगा और ये रहेगा एक पूर्णांक। तो यही एल्गोरिथम है। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ऐसे ही बोल लेंगे हम, ये वाला ही काम करना है हमें। यानी हमें ये चीज़ ऐसी लानी, यदि 5 है, जैसा 5 में इतने गुणा करो, इधर 21 रखा, 5 में इतने गुणा करो, भाई इसके आसपास पहुँच जा, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम पड़ रहा है। जब वो 5 चौके 20, अब कितने की जरूरत है ताकि इसे 21 हो जाए, 1 की जरूरत है, तो कंप्लीट होगा नहीं होगा। इस तरीके से सिस्टम होगा इसमें, वही सारा सिस्टम दिखाना है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से, ध्यान से समझियो। ए पर्सन जो है इसका वह है 135 अहूर 225। तो ध्यान से समझिए, इसका स्ट्रक्चर समझ लो। पहला स्ट्रक्चर क्या है, अगर स्ट्रक्चर समझ गए तो सब कुछ समझ गए। तो स्ट्रक्चर देखो क्या किसे बोला, स्ट्रक्चर को बता दूं। देखो जैसे ये दोनों है, जब इसका हम हल शुरू करेंगे, इसके हल में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले हम छोटी संख्या, हर बार ये लिखना है इसमें, छोटी संख्या चुनते हैं। ठीक है ना, जो दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 135 है, लिख दिया। फिर लिखेंगे अब यूक्लिड, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, या फिर से खाली ऐसे भी लिख सको, के प्रयोग से। अब देखो एल्गोरिथम भी बताया था मैंने, इसमें हमने छोटी संख्या चुनी है, बात का। देखो जो बड़ी संख्या होगी हर बार वो इधर रखेंगे बराबर की साइड में, 225 रख दी।
अब जो छोटी संख्या होगी वो यहाँ रख देंगे, जो कर अभी मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले उसमें बताया था 5 और 21 वाले में। अब इसमें इतने की गुणा करो ताकि इसके आसपास तक पहुँच जाए, ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो कितने की गुणा हम करें, लगभग जो इसके आसपास तक चले जाएगा। तुम कुछ सोचो, 2 बार करोगे तो 35 दूनी 70, 2 बहुत ज़्यादा चले जाएगा, इसलिए कितनी बार चलाएंगे, लगभग 1 बार। तो 135 इसमें इतना जोड़ो ताकि ये कंप्लीट मिल जाए। तो 235, 135 से कम 135 बैठा है, 225 मत ही 135 हटा लो घटा के, तो कितना होगा 225 माइनस 135, तो 0, 12 में से 3 जाके 9, और बस 90 बचेगा कुल मिला के। तो हम क्या करेंगे, इसमें 90 जोड़ देंगे, ठीक है ना। कितने जोड़ देंगे, 90। तो यहाँ 0 नहीं आया, जब तक यहाँ 0 नहीं आने के से हल करते रहेंगे। अब क्या काम करेंगे, सेम यही प्रक्रिया 90 और 135 के बीच करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे इसमें पहले चूंकि, ठीक है नहीं, 90 इक्वल डज नॉट किसके 0 के, यानी 90 0 के बराबर नहीं आया, इसीलिए ध्यान तो समझ रहे हो स्ट्रक्चर क्या है। इसीलिए 90 और 135 को लेकर, सॉरी ये दिखाई नहीं दिया होगा ना, चलो कोई बात नहीं, एक बार और बता रहा। हमने पहला बड़ी संख्या लिया 225 बराबर, हमने 135 छोटी वाली संख्या इधर की साइड लेंगे, हमें इस 135 में इतने की गुणा करनी ताकि इसके आसपास पहुंच जाए या बराबर हो जाए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तब 135 में 2 गुणा करेंगे तो फालतू हो जाएगा, इसलिए 1 की गुणा करी। अब हमने देखा 135 से कम 135, हमें इसमें इतना जोड़ना ताकि ये इसके बराबर आ जाए। तो हमें देखा 90 जुड़ गया, इसके बराबर आ रहा, तो 90 जोड़ दिए। अब जब तक यहाँ 0 नहीं आनेगा, जब तक काम नहीं चलने लगा, अब हमने क्या लिख दिया, चूंकि 90 इक्वल डज नॉट 0 के, तो 0 के बराबर है 90, इसलिए 90 और 135 को, ठीक है ना, लेकर पुनः, ठीक है ना, यह क्रिया दोहराते हैं या दोहराएंगे, ठीक है ना, दोहराते हैं या दोहराएंगे, कैसे कह लो। तो जब ये क्रिया दोहराएंगे तो इसमें 135 बड़ा वाला अब की बार वो इधर की साइड लेंगे और 90 को इधर की साइड लेंगे। अब इसमें फिर गुणा नहीं, देखो गुणा करके 135 के आसपास पहुंच जाए या बराबर हो जाए, 90 दूनी तो 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे। अब इसमें भी एक बार ले दो, अब इसमें इतना जोड़ो ताकि 135 हो जाए, तो 45 जोड़ दो, तो 45 जोड़ तो 135 हो जाएगा। तो जब मैंने 45 जोड़ तो 135 कर दिया यू, तो हमें साफ साफ पता लग गया इस चीज़ के बारे में कि हाँ अब फिर यू क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, यो 0 नहीं आया। तो सेम यह वाली कंडीशन लिखेंगे, चूंकि 45 इक्वल डज नॉट किसके 0 के, सेम लिखेंगे इसी तरीके से। इसीलिए यहाँ 90 135 था, यहाँ 45 और 90 लिखेंगे, 45 और 90 को लेकर पुनः यह क्रिया पुनः यह क्रिया दोहराते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, जब हमने कहा यह क्रिया पुनः दोहराते हैं, तो अब की बार हम क्या करेंगे, 90 को इधर की साइड लेंगे, जो बड़ा वाला होगा हमारा जो भी है अंक, तो इधर लेंगे हम, ठीक है, छोटे वाला इधर ले लेंगे, ले लिया 45। अब गुणा करो, इतने किया तो बराबर हो जाए या उसके आसपास चले जाए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 45 दूनी 90 कंप्लीट हो गया, और अब कितने जोड़ देंगे, 0। अब आ गया यहाँ से 0, तो इस 0 के आते ही हम क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है नहीं, जो ये 0 आया तो इन 45 का भाजक बना, तो हम लिख देंगे कि हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ, यानी 45। तो लिखेंगे भाजक 45, यानी 45 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है, लिख दिया। तो इसके बाद लिखेंगे इसीलिए, ठीक है, 135 और 225 का HCF 45 है, ये 45 होगा, कैसे कह लो, ये इसका आंसर। भाई एल्गोरिथम से तो तमीज से सवाल करोगे तो यूँ ही आएगा, ठीक है ना। आप देख लो ये स्ट्रक्चर, एक बार किसी भी तरह करके पूरा स्ट्रक्चर उतार लो,
वीडियो को पीछे करके, ठीक है ना, रोक रोक कर पूरा स्ट्रक्चर उतार लो। और ये पूरा स्ट्रक्चर बराबर साइड में रख लो, हर क्वेश्चन पर लगा कर देखो, मतलब ही नहीं है कि सवाल आंसर नहीं आने का। अब ध्यान दे, देखो मैं इसी स्ट्रक्चर को दिखाते भाई नेक्स्ट सवाल करूँगा। ए सवाल तो ये वाला था, मैं बी यहीं लिख रहा हूँ। जो इसका बी सवाल है वो है 196 और 38220, ये है भाई, ठीक है ना। तो अब ये आएगा बी। अब ऐसा करेंगे बिल्कुल सेम इसी स्ट्रक्चर तय, कुछ भी बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला। मैं से बिल्कुल अलग सा करके दिखाऊंगा, बिल्कुल अलग पेज पे, एकदम समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो अब तो हमारा सवाल क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो हमारा सवाल है 196 और 38,220। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू क्या लिख रहा है यहाँ, यह बात लिखेंगे जो कि तुनुक्तिन हुई। सबसे पहले हम छोटी संख्या, बस कॉपी करना कुछ नहीं, छोटी संख्या चुनते हैं, कर दिया। जो हमारा 135 लिख दियो, इसमें छोटी संख्या 196 है, ठीक है। अब सेम या नीचे लाइन उतारेंगे, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से वहाँ प्रयोग से लिख रहा है, सही मैंने पहले बोला था, तो कुछ भी लिख सको, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया। अब यहाँ क्या है, बड़ी संख्या दर है छोटी संख्या दर, वही काम हम इसमें करेंगे। तो बड़ी संख्या दर ले आएंगे 38,220 बराबर 196। देखो इसके टुकड़े मुझे डायरेक्ट पता है, क्योंकि मैंने क्लास में बहुत बार पढ़ा लिया है, ठीक है ना। तो अगर हम 196 में 195 गुणा करेंगे ना, तो जो इतना ही आ जाएगा बराबर, बिल्कुल गुणा करके, ना तो एक भी ऊपर आनेगा ना एक भी नीचे आनेगा, ठीक है ना। जब हम 195 किसी में गुणा करेंगे तब यही आ रहा है। देखो मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं तो क्लास में बहुत बार पढ़ा रखा। तुम इसकी तम अगर पता करना कि भाई किस तरीके से होगा, ये अकबर गुणा जो करके देख रहे हो वो कैसे पता लगेगा। जो ये संख्या है इसका भाग देगा, देख लो, जो भी निकल का होगा वो 195 निकल का होगा, यानी उसी से गुणा करनी। यह सबसे आसान तरीका है। जो इधर संख्या होगी इधर वाली संख्या से भाग करके देख लो, वो जितनी बार भी भाग, अगर पूरा पूरा भाग हो रहा तो पूरा पूरा रख दो, अगर कम वाला भाग हो रहा है ना तो उस कम वाले को तो रख दो गुणा में, और जो बचेगा शेष वो प्लस कर दियो बस। अब यहाँ फिलहाल प्लस क्या होगा, 0। तो अब हमारे पास पहले वर्ग के में ही 0 आ गया, ठीक है। नहीं तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अब देखो सेम बता दो इसी तरीके से। यहाँ कहाँ जाकर उत्तर आया था तुम्हारा, ये भाजक 45 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। हम इसमें क्या लिखेंगे, भाजक 195 के द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है, ठीक है, 0 प्राप्त होता है। लास्ट में क्या लिख दोगे फिर, अतः, ठीक है। इसका 196 और 38,220 का HCF यानी में से कितना होगा भाई, 195 है, ये उसका आंसर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सी, देखो ध्यान से समझिए, जो क्वेश्चन नंबर सी है उसे तुम खुद करोगे। सी में क्या क्या है वो बता दो तुम्हें, 867 और 255। तुम्हारे पास मैथ भी है, मैथ से कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत सवाल है, खुद करोगे, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर शुरू कर रहा दूसरे से, हम जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो। अच्छा तो बच्चे देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे, ठीक है नहीं। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्या कोई पूर्णांक है। जिस टाइम इसका हल करेंगे आते हैं,
तो ध्यान से समझिए सर। दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक। पहला मान लेंगे कोई पूर्णांक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा, अब ध्यान से मुझे देखो, उसमें 6 है सारों में, ध्यान दो, तो 6 तथा 6 भाजक है, भाजक है, यह बात हमने मान ली, ठीक है। नहीं, आप इस टाइप के क्वेश्चन में भी नहीं करते जाना, ये चीज़ सेम मानते जाना। मैं नहीं माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा, अच्छा 1% यहाँ 3 होता, 6 की जगह 3, ये 1 2 ये तो नहीं हो जाएंगे, यहाँ 3 होता, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो हम फिर भाजक 3 लिखते। यहाँ 4 होता तो फिर 4 लिखते। अगर 9 होएगा तो एक अलग बात होगी, फिर अभी बताऊंगा इसका भी क्या सिस्टम है, पहले ये समझो। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, हर बार मानना, तथा भाजक इसके हिसाब से मानना जो क्या होगी गुणा में रहेगा, ठीक है। नहीं, तो 6 भाजक है। अब तो इसके बाद यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम बताई मैंने वो ही लिखनी सेम टू सेम। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, तो एल्गोरिथम क्या थी जो हमारे पास होती, तो ए बराबर, ठीक है ना, 6Q + R, ये कभी नहीं बदलने, ये बदलता रहेगा। अगर भाजक हमने यहाँ 3 मानना है 3 आ जाएगा, 5 मानना तो ये 5 आ जाएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, ए बराबर 6Q + R, जो मैंने अभी ध्यान हो तुम्हें थोड़ी देर पहले ये वाला करके जो बताया था, ये वाला, ए बराबर BQ + R, ये जो बी आई 6 है, बाकी जो कतूरा हो जाएगा। देखो ए बराबर 6Q + R मान लिया, समीकरण हमने 1 ले ली। अब लिखेंगे यहाँ आर के संभव मान, यो भी हमेशा लिखना, आर के संभव मान। तो आर के संभव मान देखेंगे क्या है, 0 से लेकर शुरू करेंगे, इस तरह छोटे तक लेना, यानी 0 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और भाई बस 6 तो लेना ही नहीं, क्योंकि 6 तो खुद आई, इससे एक छोटा लेना है। यहाँ 3 होता तो 0 1 2 तक लिखते, यहाँ 4 होता तो 0 1 2 3 तक लिखते, ठीक है ना। जो यहाँ होगा उससे कम लेने आर के समूह मान, और हर बार, यानी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ऐसा कोई सी भी क्वेश्चन में नहीं बदलना है। फिर इसके बाद इसे शुरू करेंगे हल करना। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो आर का है यू मान यू रखेंगे समीकरण 1 में, आर बराबर 0 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना। जब समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो ए बराबर 6Q + R की जगह क्या रखोगे 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6Q, एक तो ही मान आया, ठीक है। नहीं, ऐसा पॉइंट बनाते चले जाओगे। अच्छा भाई, अब उस तक अगला पॉइंट बनाओगे सेम इसी तरीके से। अब R बराबर 1, यानी देखियो ये 0 से 5 तक सारे मान रखने, R बराबर 1 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे भाई से, तो रखो समीकरण 1 में। जैसे भी इसे समीकरण 1 में रखेंगे तो अब की बार जो मान निकल का होगा ए बराबर 6Q + 1, इस तक गन नहीं हो सकता, इसे भी छोड़ दो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेके चलो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखो क्वेश्चन में, R बराबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखो भाई ए बराबर 6Q + R की जगह क्या रख दोगे 2, इसे भी यहीं रख दो, ठीक है, छोड़ दो। नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है R बराबर 3 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 में रखेंगे ए बराबर 6Q + 3, ये आ जाएगा। अगला पॉइंट लेके चलेंगे, R बराबर 4 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब कितना आ जाएगा
ए बराबर 6Q प्लस के 4, लास्ट रह गया एक और रह गया निकालना 5वां। आर बराबर 5 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखो ए बराबर 6Q प्लस के 5, ये आ गया भाई। तुम्हारे पास ये सारे इतने मान आ गए। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा, पहला वो पढ़ेंगे, उसके हिसाब से फिर आगे हल होगा। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, निकाल दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, यानी हमें ये ढूंढने हैं ये कहाँ मिले हमें, ठीक है ना, और यही विषम होंगे हमारे। तो देखते हैं भाई कहाँ कहाँ मिले। अच्छा, जो ये है ये 6 जो है 2 से कट सकेगा, इसलिए सम हुआ। एक तो ये मिल गया हमें विषम, बिल्कुल मिल गया, और यो सम मिला, ये भी सम है, वो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कट सकता, इसलिए क्या होगा, ये पूरा विषम। ये भी 2 से कट जाएगा, सम हो गया, क्योंकि 4 भी 6 भी दोनों कटे, और ये भी सम हो गया। तो हमें जो सम है पहले वो लिख रहा हमें सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक हमारे पास क्या क्या है, ए बराबर 6Q कोमा ए बराबर क्या क्या है भाई, ए बराबर 6Q का था एक तो, और ए क्या है था इसमें 3, यानी 6Q प्लस 3, ठीक है ना। ये ए भी मत रखो चाहे, बस ये खाली ए भी रख दो, जब भी चल जाएगा। ए क्या है, ए बराबर सम रखना है ना, तो 4 चलेगा फिर यहाँ 4, तो ए बराबर 6Q चल गया, ए बराबर 4 वाला चल गया, और ए बराबर 6Q प्लस 2, ये पहले रख लियो यहाँ, इसे बाद में रख लियो। चलो अब आएंगे विषम पूर्णांकों पे। विषम पूर्णांक, और विषम पूर्णांक में क्या क्या है, ए बराबर 6Q प्लस 1, एक तो ये आ गया, यहाँ कोमा लगा लिया ये, और ए बराबर 6Q प्लस 3 आ गया, और ए बराबर 6Q प्लस 5, ये हमारे इसके आंसर हो गए, ठीक है नहीं। अब देख लो जो परफॉर्मा बनाए कंप्लीट इसी तरीके से ही चलेगा। इस तरह अगला क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा है, मैं 3 क्यों नहीं करा रहा पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो भी इससे पहला क्वेश्चन कराया ना, दूसरा क्वेश्चन कराया, वो बिल्कुल सेम उसी बेस्ड पे है, इस वजह ये करा रहा। और जो तीसरा क्वेश्चन अभी रुकवाया वो बिल्कुल अलग है, इसलिए नहीं करवाया वो भी मैंने, तो ठीक है ना। तो मैं तुरंत ये करा कर एक इससे अगला क्वेश्चन है 5 फिर दोनों कराने के बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, मैं तीसरा तुरंत करा रहा अभी, ठीक है ना, उसकी जगह छोड़ लियो आप। और जो पिछला स्ट्रक्चर है वो अपने बराबर में रख लो, बिल्कुल देखो सेम उसी तरीके से करा रहा मैं से भी सवाल को। क्वेश्चन को पढ़ो, पहले चौथे में क्या कहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है ना, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब की बार इस पर विशेष ध्यान देना, क्या लिख रहा, वर्ग यानी स्क्वायर, किसी पूर्णांक, ठीक है ना, m के लिए, बस मान q दे हुए थे, यहाँ के दे देना m के लिए 3m, ये मान के चलो यहाँ 3q लिख रहा था, हमारे दिमाग में इमेजिन करो कि 3q आई, या 3m प्लस 1, ये सब मान के चलोगे 3q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है ना। हम तो उसी रूप में लेकर चलेंगे और ये रूप लाएंगे, टेंशन न लो, बिल्कुल नॉर्मली हल मिलेगा इसका। अब हल में चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, सेम उसी तरीके चलेंगे, धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक, मैंने क्या बोला था, अगर 3 होगा तो 3 लेंगे, भाजक 3 है, ठीक है ना। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लो या प्रमेय का लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रमेय का से, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ वही लग रही है। ए बराबर 3Q प्लस R, ठीक है ना, बस हम के बारे में 3 ले लिया, और समीकरण नंबर 1 लिख दी। यहाँ लिखेंगे R के संभव मान, अब तुम मानते चले जाओगे, बस एक हल्का सा इसमें 0 से 1 2, बस 2 तक लेंगे क्योंकि 3 है ना, इससे एक छोटा 0 1 2, हमें क्या रहता है इसमें एक छोटा सा ध्यान रखना, बस इस वर्ग का, वो वर्ग कहाँ काम होगा, अब देखियो, देखो यहाँ पॉइंट बनाना शुरू करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ r बराबर 0 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो रखो, जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे a बराबर 3Q प्लस कितना जगह 0, तो a बराबर कितना है भाई 3Q। अब ध्यान से मुझे वहाँ क्या है 3 है, और उसमें क्या आया
3q। जो 3m और 3q आया अभी तो ये तो इतना तो आया ही अभी। अब हम क्या काम करेंगे, क्योंकि ये तो जुड़ के इतना गया, लेकिन ध्यान से समझोगे मास ने क्या बोला था, वर्ग। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। चमक में जाना ये लो, ए बराबर 3q है, इसके से दोनों पक्षों का, क्योंकि नमक पर मैंने बताया था वर्ग करने क्या रखा, तो ये जरूर करना यहाँ आने के बाद, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, ये लो कर दिया वर्ग, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 तिये 9 और क्या होगी पावर 2। अब जिसे ध्यान दियो एक बात है, यहाँ मैं सबसे पहले 3m के रूप को बनाना, तो सर 3m के रूप का अगर हमें बनाना तो इसका मतलब बाहर जो हम कॉमन लेंगे 3 कॉमन रहना चाहिए, बाद में हम बना पा जाएगा। तो हम इसमें कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से 3। तो देखो किस तरीके से, कॉमन तो है नहीं लेकिन हाँ गुणा करके लिख सके इस तरह, 3 × 3q², बिल्कुल रख सकूँ मैं। अब इस अगली लाइन में लिख दूँ मैं q² बराबर का 3m, वो यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q²। ये मिल गया आपका, ठीक है ना। सेकंड पे चलेंगे, बस समझ लो एक बार, अगर हल्का भी कम समझ में आ रहा वो अब के बारे में और फिट हो जाएगा। r बराबर 1 को ऐसे को लिख लियो, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 हमारी a बराबर 3q प्लस r की जगह 1 आ जाएगा। अभी तो है नहीं, बस जीरो की तरह हट जाएगा, अब तो पूरा रहेगा। अब इसमें भी दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग, क्योंकि वर्ग करने को बोल रखा ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जैसे हम रखेंगे यहाँ a बराबर 3q प्लस 1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे भाई, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो a का स्क्वायर बराबर, जब इसका करेंगे देखो 3q का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा है यहाँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 तिये 9 q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 साथ में q, क्योंकि 2 एकम 2 तो ही रहेगा। अच्छा इतना तो बन गया। अब ध्यान से समझिए, देखो हमें क्या करना, हमें इसमें 1 दिख रहा होगा, ये 1 संभाल कर रखना, क्यों, देखो हमें क्या बनाना, पहले तो ये पता होना चाहिए ना, हमें बनाना है 3m प्लस 1, यानी 1 तो रहना चाहिए हमारे पास, 1 तो छेड़ने के नहीं, बाकी के इस रूप को बनाने की कोशिश करेंगे 3m का रूप। तो 3m का रूप बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसमें बहुत ही चालाकी से क्वेश्चन गोल करना, a स्क्वायर बराबर 1 तो साइड में रख दो, इधर उतार लो, 9q² प्लस का 6q और प्लस का 1, तो a स्क्वायर बराबर हमें 3 4 बार, क्योंकि 3m है ना वहाँ, तो 3 बार चाहे 3 कॉमन ले दो बस, 3 तिये 9q² प्लस 3 दूनी 6, बचा कितना q, कॉमन आ गया 3 बार, प्लस का 1। अब क्या बोल लेंगे हमेशा कि a स्क्वायर बराबर 3, इस सारे को m मान लेंगे प्लस का 1, और कहाँ लिखेंगे, यहाँ से, जहाँ m बराबर 3q² प्लस का 2q, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमने m मानना है, इसकी जगह तो m रखा, इसलिए m बराबर s लिख देंगे और है कर देंगे। आगे बात समझ में, हमें a के लिए अभी अब हमें कितना लेना पड़ेगा, 2, तो ये पेज यहाँ खत्म होगा। तो देखो ध्यान से समझिए, अब हमें 2 वाले के लिए क्या बनाना, मेरे हिसाब से हो गया, नहीं हुआ नहीं अभी, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, उसने इतना बोल रहा था कि 3m प्लस 1 के रूप का होता है। वैसे हमने दोनों सिद्ध कर दिया, बाकी हमने q बराबर 2 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमारे से 2 ही चीज़ पूछ रखी है 2 क्वेश्चन में, एक तो 3m और एक 3m प्लस 1, ये हमने दोनों चीज़ सिद्ध कर दिया, हमें जरूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है नहीं। तो हम साफ साफ बोल सके अब हम, तो किसी धनात्मक का पूर्णांक, ये तो हमने सीधे कर दिया, बस लास्ट में क्या लिखना वो ध्यान रखियो, क्योंकि अगर तुम r बराबर 2 रख दोगे तो वो उसमें है नहीं, तो चलो कोई फायदा नहीं, उसे रखिएगा तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, इस बात को अगर किसी को पता लग रहा होगा भाई तो थ्योरी कहाँ से लिखेंगे, जरूरत नहीं से लास्ट वाले को लिखने की, उतनी बहुत है। ठीक है ना, टेंशन खत्म। तो देखो तीसरा चौथा क्वेश्चन भी होगा, पांचवा करवाने के बाद फिर तीसरा क्वेश्चन करा रहा, क्योंकि पांचवा बिल्कुल सेम ही जैसे है ना, इस वजह से। तो बच्चों ये पांचवा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, अब की बार ध्यान दो, वर्ग नहीं है, अब की बार घन है, यानी घात 3 वाला सिस्टम, अब की बार 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो अब की बार हल्का सा चेंज हो गया, क्योंकि हमारे बारे बताता है जो यहाँ है वो लेना हमें। ठीक है, नहीं भाजक जो मानना करे, तो पहले तो मान लो, देखो माना, जब इसे मान लेंगे हम, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक, शायद पिछले क्वेश्चन भाजक लिखना बोलेगा, उसे लिख लो, भाजक 3 है। अब के पास 3 कहोगे तुम, 3 क्यों लिया, 3 से ले लिया भाई, जब हम 9 लेंगे 1%, 0 से लेकर 8 तक लिखना, कितने अक्षर लिखेंगे, कितना भारी बात पड़ेगी पहली बात, और फिर उसका घन भी करेंगे तो घन कितना बड़ा बैठेगा, इस वजह से इसका 9 लेंगे, क्योंकि इसका 9 का ही वर्ग, उसका 3 का वर्ग 9 हो गया। तो इसलिए जब भी कहीं 9 वाला सिस्टम होगा तो उसमें तुम्हें कितना लोगे, 3 ही लोगे। ठीक है, पहले बात तो इनसे बाहर नहीं जाने के सवाल। ठीक है, 4 पास है कहता तो बस, इस तक फालतू जाने का, जो भी फालतू सवाल बनेंगे 1-2 वो मैं जो भी करवा दूंगा, इनसे बाहर नहीं जाने का बोर्ड में, टेंशन ना लो। ठीक है, अनुभव के हिसाब से ही बोल रहा। तो अब लेंगे हम यहाँ से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे तो a बराबर, इसमें लिखेंगे 3q + r, समीकरण 1, r के संभव मान 0, 1, 2 तक लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पहला पॉइंट बनाएंगे और क्वेश्चन में लिखेंगे r बराबर 0 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे रखेंगे भाई a बराबर 3q + 0, तो a बराबर 3q आ गया, लेकिन ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोल रखा उसने, घन, तो इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ होगा a³ बराबर 3q³, तो a³ बराबर 3 × 9 = 27, q³, खुल जाएगा वो। लेकिन ध्यान दो हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन 9 में लाना। ठीक है, यहाँ 9m या 9m + 1, यानी कुल मिलाकर 9 कॉमन लेना है, वहाँ 3 कॉमन लिया था, और यहाँ कितना कॉमन लेंगे भाई, 9। तो a³ बराबर 9 बाहर रख देंगे तो 9 × 27, यानी 3q³ ये बचेगा। ठीक है, तो a³ बराबर 9 और इसकी जगह रख देंगे m, ये बन गया, और यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q³। ठीक है ना, चलो इसके बाद का अब लेंगे हम r बराबर 1 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो जैसे हम 1 में रखेंगे तो हम क्या काम करेंगे, ध्यान से समझिए बस इसे, कि a बराबर 3q + 1, दोनों पक्षों क्या करेंगे, घन, दोनों पक्षों का घन करने पर, जैसे घन करेंगे a³ बराबर 3q + 1 और पूरे की पावर 3, तो a³ बराबर, जब देखो a + b³ 3 का, यानी a + b³ वाला फॉर्मूला बोल दो, तो a³ + b³ + 3ab कोष्ठ के अंदर a + b, यह है फॉर्मूला। तो a³ बराबर 3 × 9 =
27 क्यू की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 यानी 1 प्लस 3 दिया 9 एकम 9 क्यू पोस्ट में 3 क्यू प्लस का 1। तो ए की पावर 3 बराबर, ध्यान रहे हमें 1 की जरूरत पड़ेगी, 1 तो एक साइड में निकाल लेंगे। तो इसे देखेंगे हम 27 क्यू की पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 दिया 27 क्यू की क्यू में करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 और 7 में जाएगा क्यू। तो हम रखेंगे इसे ए की पावर 3 बराबर 27 क्यू की पावर 3 प्लस 27 क्यू की पावर 2 प्लस 9 क्यू और प्लस का 1। तो ए की पावर 3 बराबर 27 में तय 9 कॉमन कर दे, 9 कॉमन 4 बार 9 दिया 27 क्यू की पावर कितनी हो जाएगी भाई 3 प्लस 9 दिया 27 क्यू की पावर कितनी हो जाएगी भाई 2 प्लस 9 एकम 9 कितना बचेगा क्यू और प्लस 1 बाहर रख रहेंगे। तो अब बन जाएगा यूँ ए की पावर 3 बराबर 9 और सारे क्या लिख देंगे हम एम प्लस का 1 और यहाँ लिख देंगे जहाँ एम बराबर 3 क्यू स्क्वायर ओ क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू है, प्लस का क्यू है। अच्छा जो इसका एक और पार्ट रहेगा कौन सा, आर बराबर 2 रखने पर उसे खुद करोगे और ठीक है। और जब उसे करोगे हल तो क्या लेकर आओगे, ये वाला लेकर आओगे 9 m प्लस के 8 बिल्कुल आओगे, टेंशन नहीं लेंगे ठीक है बस। अच्छा तो एक्सरसाइज में सबसे खत्म होगी, बस तीसरा क्वेश्चन रह रहा जो मैंने रुकवा दिया था वो करा रहा मैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। देखो यह है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया था, देखो ये थोड़ा सा उनसे अलग है सवाल, इस वजह से नहीं कराया था, तुम देख ही भी रहे होंगे, इसलिए पहले में दोनों कराए थे ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ रहे हम। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब होगा आगे बैंड वाले चलेंगे, उनके पीछे कदम से कदम मिला के चलेंगे, वो मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या मतलब HCF निकालना। अगर वो मिनिमम संख्या पूछता है यानी कम से कम तो LCM काटते, और यहाँ अधिकतम पूछ रहा तो HCF काटेंगे नहीं मैच है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं ऐसा बताना। देखो सबसे पहला हल जब करेंगे हम इसका तो पर्सन से लेंगे, पर्सन में सारी बात कही गई तो हम लिखेंगे पर्सन से आर्मी, ठीक है ना, आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह हैं तथा समूह के स्तंभ का मतलब उनकी लाइनों की बात कर रहे हैं ठीक है नहीं, अगर वो कितने लाइनें बनी हुई है उनकी, इस तरीके से जब खड़े हो जाएंगे ना तो उनकी बात कर रहा है वो। स्तंभों की संख्या समान है। देखो एक मतलब जो एक पंक्ति है या फिर एक टुकड़ी, जो कंप्लीट टुकड़ी एक में 616 सदस्य है, एक में कितने हैं 32 सदस्य है, इसलिए कह रहा है हमें 2 टुकड़ियाँ हैं और 2 टुकड़े में स्तंभ की मतलब वो तो समान है लेकिन संख्या थोड़ी कम है ना, एक में 616 है एक में 32 है तो संख्या तो कम रहेगी, लेकिन उतनी लाइनें बना दी जितनी दूसरी की लाइनें थी। तो अब इसमें ध्यान से समझो क्या क्या कह रहा हो। तो यहाँ लिखेंगे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 616, यहाँ लिखेंगे दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है भाई 32, आगे ना। अब वही यूक्लिड विभाजन सबसे पहले सॉल्व करे थे उसी रूप से करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तब इसे लिख देंगे। तो सबसे पहले 616 में इधर रखेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है, बराबर और छोटी संख्या क्या है हमारे पास 32। तो अब हमें देखो मैंने सॉल्व कई बार का रखा क्लास में, कम से कम भी 8 9 10 बार का रखा क्योंकि हर साल क्लास हो लेनी है ना। 616 गुणा 32, तो 32 में अगर मैं 19 की गुणा कर दूँ तो इसके आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है नहीं। अब देखो 19 दूनी 38, 38 का 8 का हासिल कितने लगे 3, 19 दूनी 38, 19 57, 57 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 57 और 3 60 हो जाएंगे पूरे कुल मिला के, ठीक है नहीं। अभी 608 आ गया, कितना है 608 और वो कितने 616, इसका मतलब 8 और जोड़ दो
तो कंप्लीट हो जाएगा नहीं। तो अभी तक तो नहीं बात आई है। यहाँ क्या लिखेंगे वो उसी तरीके, चूंकि शेषफल या शेष 8 इक्वल डज नॉट किसके, 0 के, तो 32 और 8 के साथ यह क्रिया पुनः दोहराएंगे। कैसे लिख रहे हैं जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए फिर तो अब क्या करेंगे, 32 इधर रख देंगे और 8 इधर रख देंगे, गुणा करो 8 चौके 32 प्लस कितना हो गया, 0 हो गया, तो हम तो 0 ही करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि शेष, ठीक है नहीं, जो 0 है तथा भाजक क्या हमारे पास 8 है, या फिर कहेंगे भाजक 8 से शेषफल 0 प्राप्त होता है, ऐसे कर सकोगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः स्तंभों की संख्या, या फिर कहेंगे चूंकि 616 तथा 32 का HCF दिखाना ना 8 है, अतः स्तंभों की संख्या 8 होगी। बस ये इसका आंसर। देखो बच्चों पूरे एक्सरसाइज खत्म हो गई, 1.1 ध्यान रहे, इसे पहला उतारियो, ठीक है नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रही इसे दोबारा देखो, वीडियो को दोबारा देखो। अगर मैंने कह को 2 या 3 बार वीडियो देख लेना 100% तुम्हारी समझ में आ जाएगा, मतलब नहीं है आपकी क्वेश्चन एक भी तुम छोड़ दो, ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है ना। टेंशन न लो, धीरे धीरे करके सारा मैथ करा दूँगा, क्योंकि मुझे 12वीं की 11वीं की सारी वीडियो गिरनी पड़े, तो तुम्हें भी वीडियो दूसरे दिन तो मिनिमम मिलती रहेगी। इतना तुम पहले दिन काम करोगे, रिवाइज करोगे, इतना आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है नहीं। क्योंकि अब तुम्हारा थोड़ा सा मुझे इंग्लिश का भी तो काम देखना, इंग्लिश का भी थोड़ा सा, साइंस का भी देखना, इस वजह से आप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और वीडियो देखो और उसे करो, फेयर में करते रहो काम जितने भी है। ध्यान रखो जब कॉलेज खोलेंगे, हम कॉलेज में पढ़ाने के लिए आएंगे ना, तो यहाँ से आगे पढ़ाएंगे, जितना भी यूट्यूब पर पढ़ा देंगे इससे आगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो बच्चों अपना ध्यान से करते रहिए काम को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपने घर में भी रहिए, कहीं बाहर नहीं खेलने नहीं जाना, कहीं नहीं जाना कुछ भी, ठीक है। अपने घर में बैठ के पढ़ते रहो, तुम्हें सारी सुविधा मिल रही है।